तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट बान युएन के साथ, जिसके पास अपने पूर्वजों से मिली एक गजब की पावर है। वह दुनिया की कोई भी भाषा चुटकी में समझ सकता है। जब वह बड्ढा हुआ तो उसे एक और खतरनाक एबिलिटी का पता चला कि वह सिर्फ छूने भर से किसी के भी स्किल्स एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि वे उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने टावर ऑफ बैबल बनाया था। भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन एक ऐसा जीनियस पैदा होगा जो इस टावर को वापस हासिल करेगा। दादाजी को बचपन से ही यकीन था कि बैन ही वो जीनियस है, लेकिन हमारे हीरो और उसकी फैमिली को इस कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं था। फिर एक दिन जब वह अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इंतजार कर रहा था, अचानक उसे एक सीक्रेट एकेडमी में समन कर लिया गया। वहीं उसे लेजेंडरी टावर ऑफ बेबल दिखाई दिया। अब जाकर बैन को अपने दादाजी की बातों पर यकीन हुआ और उसने अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला किया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब बैन युएन सिर्फ 4 साल का था। उसकी मां मजाक में कहती है कि देखो, हमारा बेटा अभी से किताबें पीआरएच रहा है। पिता बड्ढे गर्व से कहते हैं कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मां को लगता है कि पिता ने ही उसे ये सब बोलना सिखाया है। तभी अचानक वह छोटा बच्चा एक ऐसी भाषा बोलने लगता है जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। उसके पेरेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं। पिता हैरान होकर पूछते हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहा है जो हमने आज तक देखी भी नहीं। ठीक उसी वक्त घर में एक बुजुर्ग की एंट्री होती है। ये बैन के दादाजी हैं, जिन्होंने अपनी छोटी पोती यूमी को बगल में दबाया हुआ है। वह खुशी से चिल्लाते हैं कि आखिरकार टावर ऑफ बेबल को जीतने वाला जीनियस पैदा हो गया, लेकिन बाकी फैमिली इस टावर वाली बकवास से पक चुकी है। मां यूमी को बुला लेती है और पिता दादाजी को डांटते हैं कि पहले जाकर नहा लो, खेत से सीधे चले आ रहे हो। दादाजी इस बात से चिढ़ जाते हैं कि कोई उन पर यकीन नहीं करता। वह छोटे बैन को पास बुलाते हैं और अपनी नोटबुक निकालकर ड्राइंग्स के जरिए कहानी समझाते हैं। वह बताते हैं कि उनके पूर्वज के पास एक ऐसी पावर थी जिससे वह हर जिंदा चीज से बात कर सकते थे। इसी पावर के दम पर उन्होंने एक ऐसा टावर खरीदा किया जिसे कोई नहीं तोड़ डेट सकता, द टावर ऑफ बाबल। छोटा बान तो दादाजी की बातों में आ गया, लेकिन वह तब उदास हो गया जब उसे पता चला कि दादाजी को खुद नहीं पता कि यह टावर है कहां। दादाजी ने वादा किया कि एक दिन वे इसे ढूंढ लेंगे और अपनी फैमिली की खोई हुई पावर वापस लाएंगे। जैसे जैसे बैन बड्ढा हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके पास भाषाई एबिलिटी तो है, पर दादाजी की वो टावर वाली कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी और पागलपन भरी है। सीन बदलता है और अब बैन जवान हो चुका है। वह कंप्यूटर के सामने बैठा अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख रहा है। उसका गोल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। वह थोड़ा गुस्से में है क्योंकि रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ, जबकि उसे पूरा यकीन था कि वह पास हो जाएगा। तभी अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन झपकती है और अजीबोगरीब चीजें सामने आने लगती हैं। बैन पास जाकर देखता है कि कंप्यूटर पर एक ब्लू स्क्रीन आ गई है जिस पर कोई अनजान भाषा लिखी है। लेकिन भाई, हमारे हीरो का टैलेंट देखो, वह उस भाषा को भी पल भर में डिकोड कर लेता है। स्क्रीन पर आए उस मैसेज ने प्रोटोगोनिस्ट को बधाई दी कि उसने ऑल्टरनेट डायमेंशन की सबसे बेहतरीन एकेडमी का एग्जाम पास कर लिया है। लड्डिएच का दंग रह गया कि वह इस अजीब भाषा को आखिर पीआरएच कैसे पा रहा है। अगले ही पल एक और ब्लू स्क्रीन सामने आई जिसमें लिखा था कि बैन को अब प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन के लिए टेलीपोर्ट किया जा रहा है। 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रोटोगोनिस्ट को लगा कि यह पक्का कोई प्रैंक है और इसकी पीछे उसकी बहन यूमी का हाथ है। तभी उसके कंप्यूटर पर यूनिवर्सिटी का असली एक्सेप्टेंस लेटर आता है। बैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि यह ब्लू स्क्रीन बस उसकी दिमागी थकान का नतीजा है और यह सब वहम है। लेकिन तभी एक तेज नीली रोशनी ने उसे घेरा और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ठीक उसी वक्त यूमी कमरे में आती है, पर वहां कोई नहीं था। बैन टेलीपोर्ट होकर एक अंधेरी जगह पर जा गिरा। सिस्टम ने वार्निंग दी कि लोअर डायमेंशन के कैंडिडेट के लिए स्पेशल एग्जाम शुरू हो चुका है। गिरने की वजह से बैन के सिर में तेज दर्द हुआ, जिससे उसे समझ आ गया कि यह कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। उसके सामने एक नया मिशन आया।
उसे ब्लाइंड गॉब्लिन्स को हराना है और डंजन के कोर को तबाह करना है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो अंधे गोब्लिन्स अपनी ही किसी भाषा में बात कर रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि हमारे हीरो को उनका एक एक शब्द समझ आ रहा था। उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न हो और वहां से खिसकने की सोची, लेकिन गोब्लिन्स ने अपनी लाठियों से चारों तरफ अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। एक बार तो बैन के बिल्कुल पास से गुजरा। उसे एहसास हुआ कि अगर एक भी चोट लगी तो काम तमाम हो जाएगा। उसने सोचा कि ये देख तो सकते नहीं, तो इनसे बचना आसान होगा, पर तभी उससे हल्की सी आवाज हो गई। एक गोब्लिन उसकी तरफ लपका और हमला उसके चेहरे को छू कर निकला। बैन जमीन पर गिर गया और एकदम सन्न रह गया। गोब्लिन्स आपस में बात करने लगे कि दुश्मन यहीं कहीं है। बैन समझ गया कि भले ही ये अंधे हों, पर इनकी सुनने की शक्ति बहुत खतरनाक है। छुपने का कोई रास्ता न देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक पत्थर उठाया और गोब्लिन से दूसरी दिशा में फेंका। आवाज सुनते ही गोब्लिन्स उस तरफ भागे। यही सही मौका था। बैन ने पीछे से हमला किया, लेकिन गोब्लिन को अंदाजा हो गया और वह मुद्दा। हड्डबड्डी में गोब्लिन ने अपने ही साथी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। पहला गोब्लिन वहीं ढेर हो गया। बैन ने मौका नहीं गंवाया। उसने लकड़ी का क्लब उठाया और दूसरे गोब्लिन के पास जाकर बोला, सॉरी भाई, जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा। और अगले ही पल उसने उसे भी खत्म कर दिया। दोनों गोब्लिन्स की बॉडीज गायब होने लगीं और सिस्टम ने उसे पहली हंट के लिए बधाई दी। रिवॉर्ड के तौर पर उसे अपर डायमेंशन की पावर मिली। एक पीली रोशनी उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगी और सिस्टम ने ऐलान किया, पावर ऑफ द बैबिलोनियन कोड अनलॉक्ड। ये पावर एडियोग्राम्स के रूप में दिखेगी। सिस्टम ने आगे बताया कि अब उन मरे हुए मॉन्स्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब हमारे प्रोटोगोनिस्ट को अपनी असली औकात, मेरा मतलब है अपनी असली पावर का अंदाजा होता है। सिर्फ भाषाएं समझना ही नहीं, बल्कि वह चीजों से उनके कॉन्सेप्ट्स भी निकाल सकता है। सिस्टम ने उसे बताया कि कॉन्सेप्ट्स कॉपी हो चुके हैं और सलाह दी कि इन्हें अपनी स्टैट्स में जोड़ ले। बैन ने उन गोब्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और भाई, उसे तुरंत ही एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। सिस्टम ने कंफर्म किया कि लर्डेच का अब मजबूत हो रहा है। बैन के शरीर से एक खतरनाक ऑरा निकलने लगा। उसने नोटिस किया कि जैसे ही उसने गोब्लिन्स की एबिलिटीज निकाली, वो मॉन्स्टर्स पूरी तरह गायब हो गए। उसे एक और बात समझ आई, वो इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी हथियार पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब बैन को लगा कि वह सेफ है। उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके खुद का एक हथियार तैयार किया। कुछ ही घंटों में अपने बनाए हुए आर्टिफैक्ट की मदद से उसने पूरे डंजन का कचरा साफ कर दिया। जब उसने डंजन का कोर सिस्टम को सौंपा, तो सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसने लोअर डायमेंशन का प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लिया है। बैन ने चैन की सांस ली और पूछा, भाई, अब घर जा सकता हूं क्या? लेकिन सिस्टम का जवाब सुनकर उसके तोते उड़ीडीएच गए। सिस्टम ने कहा, कैंडिडेट को अब डॉर्मिटरी ट्रांसफर किया जा रहा है। बेचारे को लगा था कि जिंदा बच गया तो घर जाएगा, पर उसे एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया जो उसने कभी नहीं देखी थी। एक एकेडमी जिसका नाम था यूनियन। बैन सीधा अपने हॉस्टल के कमरे में जा गिरा, पूरी तरह से कंफ्यूज। सिस्टम ने उसे हुक्म दिया कि अपनी यूनिफॉर्म पहनो और इंटरव्यू के लिए पहुंचो। वह चिढ़ते हुए बोला कि उसे यहां कोई पढ़ाई नहीं करनी, उसे बस घर वापस जाना है। खैर, यूनिफॉर्म पहनकर वह इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ा, इस इरादे से कि वहां जाकर साफ कह देगा, मुझे अभी के अभी वापस भेजो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक हरे रंग की औरत खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि बैन सोचने लगा कि क्या ये कोई एलियन है। उस औरत ने उसका स्वागत किया और अपना नाम बताया, यमीना, जो यूनियन एकेडमी में मैजिक कॉम्बैट की टीचर थी। यमीना ने उसे बधाई देते हुए कहा कि उसने सभी बड़े सुपीरियर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पिछले 500 सालों में वह पहला ऐसा स्टूडेंट है जिसने इवैल्यूएशन के दौरान अपना खुद का आर्टिफैक्ट बना लिया। बैन चुपचाप सुनता रहा। उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी
उसे लगा कि शायद जिस दुनिया से वो आया है और इस दुनिया के बीच यही अंतर है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी और वह सन्न रह गया। उसने टीचर से पूछा, वो सामने इतना बड़ा टावर क्या है? यमीना समझ गई कि लोअर डायमेंशन के लोगों ने कभी इस एकेडमी या टावर के बारे में नहीं सुना। उसने समझाया कि यह टावर ही वो वजह है जिसके लिए यूनियन एकेडमी बनी है। वे हर डायमेंशन के सबसे बड़े टैलेंट्स को यहां लाते हैं और उन्हें टावर की चोटी तक पहुंचने में मदद करते हैं। एकेडमी का बस एक ही मकसद है, उस डंजन को हराना जो इस दुनिया की सारी मुसीबतों और रहस्यों की जड्डी एच है। और आखिर में जब यमीना ने उस टावर का नाम लिया तो बान के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीचर ने कहा, यह टावर ऑफ बैबल है। बैन के दिमाग में सबसे पहले अपने दादाजी का चेहरा आया। वो बूढ़ा हमेशा इसी टावर की कहानियां सुनाता था और कहता था कि उनके पूर्वजों ने इसे बनाया है। लेकिन एक बात उसे अब भी समझ नहीं आ रही थी। टीचर इस टावर को दुनिया का सबसे खतरनाक डंजन क्यों कह रही थी? क्या इस टावर पर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था? अब सीन ये है कि वो टावर ही असली वजह बना जिसकी वजह से हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने यूनियन एकेडमी में पैर रखा। उसका एक ही मिशन था, अपने खानदान की खोई हुई इज्जत वापस लाना और उस बूढ़े दादा की आखिरी इच्छा पूरी करना। उस दिन के बाद बान को थोड़े वक्त के लिए घर भेजा गया। जब दादाजी को पता चला कि लड्डचके को वाकई टावर ऑफ बैबल मिल गया है तो भाई उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बाप ने भी उसे फुल सपोर्ट दिया और कहा कि जो सही है वही करो। कुछ ही दिन बीते थे कि बैन अब एकेडमी का एक रेगुलर स्टूडेंट बन चुका था। इस वक्त वो गॉब्लिन केव नाम के एक लो लेवल डंजन में पसीना बहा रहा था। अब उसे अपनी शक्तियों की ऐसी समझ हो गई थी कि वो खतरनाक स्पेल्स मार रहा था। अब उसे गोब्लिन्स के पूरे झुंड को उड़ ढाने के लिए बस एक वार काफी था। उसका बेबीलोनियन कोड वाकई सबसे खतरनाक पावर थी। वो मॉन्स्टर्स के कॉन्सेप्ट्स चुराता और उन्हें या तो खुद पी जाता या अपने किसी भी हथियार में ठोक देता। इसी जुगाड़ डाट से उसने अपना पहला आर्टिफैक्ट बनाया था, लोहे की कीलों वाला एक बैट जो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के लिए साक्षात काल था। वो हर बार गोब्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स उसमें भरता गया जिससे वो बैट और भी मजबूत होता गया। तभी बैन ने सिस्टम चेक किया कि इन नए मॉन्स्टर्स से उसे क्या मिला है। वहां एक नया स्टैट्स दिखा जिसका नाम था सोल। बैन सोच ही रहा था कि इसका क्या मतलब है। तभी उसका वो बैट पागलों की तरह एक्साइटेड होने लगा। बैन ने पूछा, क्या तुझे ये चाहिए? और जैसे ही उसने वो सोल वाला कॉन्सेप्ट हथियार में डाला, भाई साहब, एक बहुत ही पावरफुल रोशनी ने उसे घेर लिया। सिस्टम ने बताया कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलकर एक परफेक्ट तालमेल बना चुके हैं और अब हथियार का रूप बदलने वाला है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और बैन ने अपना चेहरा ढक लिया। जब धुआं छंटा तो बैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पुराना बैट अब एक जिंदा सांप बन चुका था। बैन पहले तो थोड़ा डरा कि कहीं ये नया हथियार उसे पहचान पाएगा या नहीं, पर उस सांप ने अपने मालिक को तुरंत पहचान लिया। बैन ने उसका नाम रखा ईव। उसने जब ईव के स्टैट्स देखे तो वहां कुछ अजीब नाम थे। लाइफ, जो गेम के लेवल जैसा था, फ्लैश और सोल, जो भाई हद से ज्यादा हाई था। साथ ही उसे अपनी दो नई एबिलिटीज का पता चला, ऑल सीइंग आईज और ऑल हियरिंग ईयर्स। बैन को लगा कि यह पक्का उसकी भाषा वाली स्किल से जुड़ी हुई है। बैन ने ईव से पूछा, क्या तू सबको हैरान करने के लिए तैयार है? पर उस नागिन ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया, जैसे कह रही हो कि अभी अपना जलवा दिखाने का सही वक्त नहीं आया है। इसके बाद बैन सीधा एकेडमी के ऑडिटोरियम में टेलीपोर्ट हुआ, जहां एंट्रेंस सेरेमोनी चल रही थी। वहां की भीड़ देखकर बान सन्न रह गया। उसने अपनी ऑल सीइंग आईज एक्टिवेट की, जिससे वो किसी का भी असली ऑरा और गहराई देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि वहां खड्डा हर स्टूडेंट एक से बढ़कर एक धुरंधर है। ये वो लोग थे जो रेगुलर प्रोसेस से आए थे, जबकि बैन एक लोअर डायमेंशन से आया था। तभी अचानक एक मेंढक जैसा दिखने वाला लड्ज का बैन पर चिल्लाया और उसे वहां से दफा होने को कहा। उसने ऑर्डर दिया कि अपर डायमेंशन के स्टूडेंट्स के बीच एक नीचे दर्जे के लाडिचके की कोई जगह नहीं है।
बन बिना किसी बहस के वहां से हट गया। उसे पता था कि यहां इस तरह का भेदभाव तो होगा ही, पर वो डरा नहीं था। उसे पता था कि जब सही वक्त आएगा तो उसका ये बेबीलोनियन कोड इन सब की बोलती बंद कर देगा। सीन कुछ ऐसा है कि हमारे LDDHK को पहले से ही पता था कि ये अपर डायमेंशन वाले खुद को खुदा समझेंगे और नीचे वालों को कचरा। बैन चुपचाप स्टूडेंट्स के बीच से निकल रहा होता है कि तभी उसे अपना रूममेट एस्लाइट दिखता है, जो खुद भी एक लोअर डायमेंशन से आया है। बैन उसके पास पहुंचता है और देखता है कि भाई, इन बेचारों को तो बिल्कुल देश निकाला दे दिया गया है। इनकी कुर्सियां बाकी भीड़ से कोसों दूर एक कोने में पड़ी थीं। तभी बैन अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है और भाई, वो सन्न रह जाता है। इन लोअर डायमेंशन वाले स्टूडेंट्स का रैंक देखकर उसे यकीन नहीं होता कि ये नीचे दर्जे के हैं। उसे लगता है कि ये लोग इतने पावरफुल हैं कि उन घमंडी रेगुलर्स की चटनी बना सकते हैं। वह धीरे से अपने रूममेट से कहता है, भाई, ये जगह तो वाकई गजब है। एस्लाइट को समझ नहीं आता कि बैन तारीफ कर रहा है या मजे ले रहा है। असल में इन दोनों की पहली मुलाकात बड्डी अजीब थी। हॉस्टल में जब ये पहली बार मिले थे तो एस्लाइट ने बैन की गर्दन पर तलवार रख दी थी। खैर, बाद में जब उसे समझ आया कि ये उसका रूममेट है, तब जाकर बात बनी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में बातें की थीं और जब बैन ने बताया कि वो गॉब्लिन डंजन से होकर आया है तो एस्लाइट ने बड्ढा हल्का सा रिएक्शन दिया। उसने कहा कि भाई, एक नया रंगरूट भी बेसिक ट्रेनिंग के साथ गोब्लिन का शिकार मजे में कर लेता है। अब बैन का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि हमें पता है कि उस पहले डंजन ने उसकी कितनी हालत खराब की थी। फिर उसे एक पुरानी बात याद आती है, जब वो ट्रेनिंग से वापस आया था और बिना नहाए ही कमरे में शर्ट उतारने लगा था। उस वक्त अस्लाइट का रिएक्शन बड्ढा अजीब था, जैसे वो बैन की बॉडी देखकर शर्मा रहा हो। एक लड्ज के वाले रूममेट से ऐसा रिएक्शन थोड़ा अजीब तो था। खैर, वापस ऑडिटोरियम में आते हैं। बैन अपने रूममेट के साथ खाड़ी डीड ही लड़ी डीचकियों को हाय बोलता है। वहां एक गुलाबी बालों वाली लड़ी डीचकी है जो इतनी क्यूट है कि बैन उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा, और वो लड़ी डीचकी भी बेचारी शर्मा कर अपना चेहरा घुमा लेती है। वहीं दूसरी लड़ी डीचकी, जिसकी आंखें काली हैं, वो बान को बड्ढे अजीब तरीके से घूर रही है। वह अचानक पूछती है कि तेरे हाथ पर यह क्या चीज है। बैन को एहसास हुआ कि उसकी नागिन ईव पकड़ दी गई है। उसने सबको अपनी सांप वाली तलवार दिखाई और वो तीनों उसे देखकर दंग रह गए। अस्लाइट हैरान था कि भाई, सिर्फ कुछ ही दिनों में ये हथियार इतना कैसे बदल गया। गुलाबी बालों वाली लड्डैचकी को वो बहुत क्यूट लगी और उसने उसे छूने की जिद की। काली आंखों वाली लड्डैचकी ने मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम डीको यान था और वो एक मार्शल आर्टिस्ट की बेटी थी। बैन ने उसके बगल में बैठते हुए बड्ढे भोलेपन से पूछा, क्या मार्शल आर्टिस्ट को धमाके करना पसंद है? ये सुनते ही बेचारी लड्डीएच की शर्म के मारे पानी पानी हो गई और सिर झुका लिया। गुलाबी बालों वाली लड्डियाटकी ने बात संभाली और अपना नाम रुटेल बताया। अस्लाइट ने भी कहा कि सब उसे लाइट कह सकते हैं। तभी बान ने इशारा किया कि सेरेमनी शुरू होने वाली है। उसने देखा कि उसकी टीचर यमीना बड्डे अधिकारियों के साथ बैठी है। लाइट ने पूछा कि क्या तू यहां आते वक्त मैडम से मिला था? बैन ने हां में जवाब दिया। अचानक पूरी बातचीत एक तेज रोशनी से रुक गई। ऑडिटोरियम की छत खुल गई और भाई साहब, एक ऐसी हैवी प्रेशर वाली ताकत अंदर आई कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कोई भी उस दबाव से बच नहीं पाया। तभी एक भारी आवाज गूंजी जिसने सबका स्वागत किया और कहा कि अब ऊनो एकेडमी की असली सेरेमनी शुरू होगी। थोड़ी देर बाद मैडम यामिना हमारे लड्जके और उसके साथियों से मिली। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें प्रिंसिपल की स्पीच असरदार लगी? सब चुप थे। तभी बान ने बड़ी मासूमियत से पूछ लिया, मैम, क्या वो जो जायंट आई दिखी थी वही हमारे प्रिंसिपल हैं? ये सुनते ही यामिना सन्न रह गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि बैन ने क्या देख लिया। टीचर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लडिचके ने वाकई उस आंख को देख लिया है। रुटेल ने बताया कि ज्यादातर लोग तो ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। यून को शक होने लगा कि पक्का इसने किसी स्पेशल तरीके का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारा प्रोटगोनिस्ट बात को घुमा देता है।
वो कहता है कि उसने कुछ देखा नहीं, बस उसे महसूस हुआ कि कोई बड्डी सी आंख उसे घूर रही है। यमीना ने साफ कर दिया कि जब तक कोई बड्डी गड्ढबड्ड ना हो, वे दोबारा प्रिंसिपल को नहीं देख पाएंगे। वो प्रोटगोनिस्ट के पास आती है और मजे लेते हुए पूछती है कि क्या वो उनके साथ पर्सनल चैट करना चाहता है। बैन इसे किसी अभिशाप की तरह देखता है। टीचर हंसते हुए ग्रुप को सलाह देती है कि उन्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स की जीत ही उनके लिए सब कुछ है। लाइट ने जब पूछा कि क्या यमीना ही उनकी जिम्मेदारी लेंगी, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो क्लास 11 की हेड हैं और अगले 5 साल उन्हें साथ ही काम करना है। लाइट को ताज्जुब हुआ, क्योंकि आमतौर पर लो लेवल स्टूडेंट्स को जूनियर प्रोफेसर्स संभालते हैं। यमीना ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी आवाज बदली और एक गंभीर चेतावनी दी, उन्हें रेगुलर स्टूडेंट्स से बचकर रहना होगा। बैन समझ गया कि टीचर सिर्फ पढ़ाई या प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही थीं, बल्कि स्टूडेंट्स के बीच होने वाली फिजिकल लड़ाइयों और टॉर्चर की बात कर रही थीं। अंदरूनी लड़ाइयों में टीचर्स भी दखल नहीं दे सकते। यमीना ने साफ कर दिया कि उन चारों को अब एक साथ रहना होगा, क्योंकि वे लो लेवल एडमिशन वाले रेयर स्टूडेंट्स हैं। यून को अपनी काबिलियत पर थोड़ा शक होने लगा कि क्या वो रेगुलर स्टूडेंट्स का मुकाबला कर पाएगी। तभी टीचर ने एक और बड़ा धमाका किया। ये चारों वही ग्रुप हैं जो ग्रेजुएशन तक साथ मिलकर टावर चढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने एकेडमी की तरफ से एक तोहफा दिया। तेज रोशनी के बीच सबके हाथों में एक पेंडेंट आ गया। ये उनका स्टूडेंट आईडी कार्ड था, जिससे वे एकेडमी की सारी डिटेल्स देख सकते थे और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते थे। टेलीपोर्टेशन की मैजिक देखकर सब दंग रह गए। लाइट ने कहा कि चाहे जो हो, इस पेंडेंट को संभाल कर रखना होगा, वरना टावर में एंट्री नहीं मिलेगी। रुटेल को अजीब लगा कि बातचीत के बीच में ही टीचर को एक कॉल आया और सिर्फ बैन को ही कमरे से बाहर बुलाया गया। सीन बदलता है और हमारा प्रोटगोनिस्ट एक कुर्सी पर बैठा पसीने छोड़ दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि पहले ही दिन उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे सीधे डायरेक्टर से मिलने बुलाया गया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, घबराओ मत लड्डच, मेरे असली रूप को देखो। बैन ने ऊपर देखा तो सामने एक भालू खद्दा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि यही प्रिंसिपल है। उस आवाज ने कहा कि वो उसे मास्टर बुला सकता है। प्रिंसिपल ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उसे स्टूडेंट्स की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। कमजोर हो तो कमजोर रहोगे, ताकतवर हो तो और ताकतवर बनोगे। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ी रहता कि टावर चढ़ते वक्त कोई जिंदा बचेगा या नहीं। उसका इकलौता मकसद बस उस शख्स को अपनी आंखों से देखना है जो टावर के आखिरी छोर तक पहुंच पाएगा। प्रोटगोनिस्ट बिना किसी एक्सप्रेशन के उस भालू को देखता रहा और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगीं। बचपन में उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि उनका खानदान ही इकलौता है जो उस टावर को बचा सकता है। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार इस एकेडमी में कदम रखा था और टावर ऑफ बेबल के बारे में जाना था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी जान दांव पर लगा देगा, लेकिन अपने परिवार का सम्मान वापस लेकर रहेगा। पर अब यहां इतने सारे काबिल स्टूडेंट्स को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तभी प्रोटगोनिस्ट मास्टर की तरफ मुड़ता है और सीधा पूछता है कि आखिर ये टावर चीज क्या है। डायरेक्टर जवाब देता है, ये टावर ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। बैन दंग रह जाता है। मास्टर फिर वही बात दोहराता है कि वो किसी स्टूडेंट की लाइफ में दखल नहीं देता, लेकिन आज वो एक अपवाद करेगा, क्योंकि उसे बैन के अंदर वो पोटेंशियल दिखा है जो आज तक इस एकेडमी में किसी के पास नहीं था। अचानक भालू अपना हाथ उठाता है और पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। बैन को जो पेंडेंट मिला था उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है। मास्टर कहता है कि वो उसे टावर चढ़ने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। उसने बैन के एक्सप्लोरेशन प्रिविलेजेस को एकेडमी के बाहर तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब बैन किसी भी डंजन में जा सकता है और अपनी स्किल्स को धार दे सकता है। डायरेक्टर उसके पैरों के नीचे एक पोर्टल खोल देता है और कहता है कि अगर उसने तरक्की की तो उसे अगला प्रिविलेज मिलेगा। टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले बैन पूछता है कि अगला अधिकार क्या होगा। मास्टर बस इतना कहता है, शायद टावर की सोलो एक्सप्लोरेशन। इसके बाद बैन सीधा नीचे गिरता है। अगले ही पल बैन सीधा अपनी टीचर यमीना की बाहों में जा गिरता है। यमीना बद्दी उत्सुकता से पूछती है कि मीटिंग कैसी रही।
बैन को एहसास होता है कि वो उनके मेलन्स के बहुत करीब है, इसलिए वो फौरन पीछे हट जाता है। यमीना हंसते हुए कहती है कि डायरेक्टर मेहमानों को ऐसे ही विदा करते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जब वो बैन का पेंडेंट देखती है तो हैरान रह जाती है कि उसे एकेडमी से बाहर जाने की परमिशन मिल गई है। यमीना बताती है कि यह बहुत बड़ी बात है। अब वो टावर के बाहर के आउटर डंजन्स और शहरों में अपनी मर्जी से जा सकता है। इसका मतलब है कि बैन बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और तैयारी कर पाएगा। बैन को पहले तो लगा था कि वो इतना कमजोर है इसीलिए उसे एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही हैं, पर अब उसे समझ आया कि डायरेक्टर ने उसमें कुछ खास देखा है। टीचर यमीना कहती हैं कि उन्हें बैन से जलन हो रही है क्योंकि टीचर्स बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने बैन के चेहरे के करीब आकर एक खूबसूरत शहर रोनिका जाने की सलाह दी। बैन थोड़ा शर्मा गया और पूछा कि क्या वो उनके लिए वहां से कुछ लाए। सीन बदलता है और बैन जिम के बाहर टहल रहा है। उसे याद आता है कि टीचर ने उससे हनीमून नाम की वाइन की 2 बोतलें लाने को कहा है, जिसे मंदिर के पुजारी बनाते हैं। बैन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से शराब मंगवाएगी। खैर, अभी उसे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि उसे इन प्रिविलेजेस का पूरा फायदा उठाना होगा। फिर बैन अपना इन्वेंट्री खोलता है और उसे एक चीज का एहसास होता है। वो बैग जो उसके दादाजी ने उसे एकेडमी लौटने से पहले दिया था, वो अभी भी वहीं था। उसे याद आता है कि जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, तब दादाजी एक बैग लेकर आए और कहा कि इसमें से जो चाहे ले लो। बैन ने जब बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें प्योर गोल्ड भरा था। उसने हैरानी से पूछा कि क्या वह वाकई इतना सारा सोना ले जा सकता है। बूढ़ा हंसते हुए बोला कि ये उसके उन पूर्वजों की विरासत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टावर ऑफ बेबल को ढूंढने में लगा दी थी। बैन ने खुशी खुशी उनका शुक्रिया अदा किया, हालांकि बाद में उनकी इस बात पर बहस भी हुई कि आखिर वह इतना सारा सोना एकेडमी तक ले कैसे जाएगा। खैर, वापस आज के पल में आते हैं। बैन सोचता है कि शुक्र है उसके पास इसके लिए इन्वेंट्री है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि सोना दुनिया के किसी भी कोने में कीमती होता है, इसलिए उसने बाहर निकलने से पहले सोने के कुछ टुकड़े उठा लिए। तैयारियां पूरी करने के बाद वह शहर की सैर पर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक शहर में पहुंचता है और देखता है कि भले ही यह दूसरी डायमेंशन है, लेकिन यहां का नजारा काफी हद तक उसके अपने शहर जैसा ही है। अचानक उसे आसमान में छोटी छोटी स्पेस शिप्स उड़ती हुई दिखती हैं और वहां से गुजरने वाले लोग उसकी डायमेंशन के आम लोगों से काफी अलग थे। तभी उसे कोई आवाज देता है। 2 हरे रंग के आदमी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है। इससे पहले कि बैन कुछ जवाब देता, उन आदमियों ने उसकी यूनिफॉर्म पहचान ली। उन्होंने देखा कि लड़का यूनियन एकेडमी से है, तो उन्होंने तुरंत सम्मान देते हुए अपना परिचय दिया। वे रोनुका शहर के पश्चिमी बॉर्डर के गार्ड्स थे। गार्ड्स जिस तरह से बैन को इज्जत दे रहे थे, उससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। बैन ने भी अपना परिचय दिया कि वह यूनियन एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। एक गार्ड ने पूछा कि क्या उसे डायरेक्टर से बाहर जाने की परमिशन मिली है। बैन ने हां में जवाब दिया। गार्ड ने कहा कि डायरेक्टर और एकेडमी की कड़ी मेहनत की वजह से ही आज यह शहर शांत और सुरक्षित है, इसीलिए वे बैन का यहां आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब सुनकर बैन थोड़ा शर्मिंदा हो गया। दूसरे गार्ड ने ऑफर दिया कि अगर उसे शहर के बारे में कुछ जानना हो या कोई मदद चाहिए हो तो वह बेझिझक पूछ सकता है। बैन ने एक चीज की ओर इशारा किया जो उड़ने वाली कार जैसी दिख रही थी और कहा कि उसे वैसा ही कुछ चाहिए। उसने उसकी कीमत पूछी। अगले ही पल हमारा लड़का एक फ्लोटिंग बाइक पर सवार होकर कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ रहा था। एकेडमी से बाहर आकर वह वाकई बहुत मजा ले रहा था। गार्ड्स उसे तेज रफ्तार में उड़ते हुए देख रहे थे। जब बैन ने उड़ने वाली चीज की कीमत पूछी थी तो गार्ड्स ने बताया था कि एक बेसिक फ्लोटिंग बाइक की कीमत 250,000 रोनस है। उनके लिए यह काफी महंगा था, लेकिन बैन के लिए नहीं, जिसकी इन्वेंट्री में सोने की ईंटें भरी थीं। उसने एक ईंट निकाली और पूछा कि क्या यह काफी है। गार्ड्स के मुंह फटे के फटे रह गए। एक ने तो पूछ ही लिया कि बैन के पास सोने की इतनी बड़ी ईंट कहां से आई।
सीन वापस आता है जहां बैन अपनी फ्लोटिंग बाइक पर मजे ले रहा है। उसे पता चला कि सोने की एक ईंट की कीमत 7-5 सौ हजार रोनास है। बैन समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने दादाजी का शुक्रिया कैसे अदा करे, जिन्होंने उसे जबरदस्ती ये सोना साथ ले जाने को कहा था। तभी उसकी बांह पर ईव प्रकट होती है। बैन उससे पूछता है कि उसे यह फ्लोटिंग बाइक कैसी लग रही है। तभी बैन को याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में यो और गू की एनर्जी भरी हुई है, जिससे उसने अपने एक और लिविंग आर्टिफैक्ट को जन्म दिया। वो प्यार से उसका नाम लिलिथ रखता है और उम्मीद करता है कि ईव और लिलिथ के बीच आपस में अच्छी पटेगी। खैर, आज का दिन काफी बिजी रहा। टीचर यमीना के लिए वाइन का इंतजाम हो गया। ईव को एक नई दोस्त मिल गई, तो अब वक्त था वापस स्कूल लौटने का। सीन बदलता है और हम बैन को देखते हैं। लाइट उसे पानी का गिलास थमाता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा है। वो बैन को बुरी तरह डांटता है कि वह बिना बताए कहां गायब हो गया था और अब वापस आया है तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे हैंगओवर हो। बैन माफी मांगता है और बताता है कि टीचर यमीना ने जिद की थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। लाइट इस बात से चिढ़ा हुआ था कि उसका रूममेट होने के नाते उसे कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। तभी यून की नजर बैन के ताबीज पर पड़ी डीडीएचती है। वो पूछती है कि क्या यह रिप्रेजेंटेटिव बैज उसे टीचर के साथ ड्रिंक करने के बदले में मिला है। बैन असली बात छुपाते हुए बस इतना कहता है कि यह काम पूरा करने का एक छोटा सा इनाम है। लाइट बीच में कूदता है और कहता है कि यमीना उनकी इंचार्ज हैं, इसलिए वे उनके किसी भी काम को मना नहीं कर सकते। लेकिन यून इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो तपाक से बोलती है कि अगर ग्रुप को किसी लीडर या रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है तो वो उसे होना चाहिए। वो बड्ढे घमंड से कहती है कि उन चारों में वही सबसे स्ट्रांग है। वो बैन की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि क्या वो इस बात से सहमत है। बैन कुछ नहीं बोलता, लेकिन लाइट का सब्र जवाब दे जाता है। लाइट उसे टोकते हुए कहता है, ये तुम्हारा रवैया बिल्कुल बकवास है। हम एक ग्रुप हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि खुद को सुपीरियर दिखाना चाहिए। वो युन को याद दिलाता है कि इस एटीट्यूड के साथ वो टावर नहीं 4H पाएंगे। लाइट साफ कह देता है कि वो इस बात से भी सहमत नहीं है कि युन सबसे ताकतवर है। युन मुस्कुराते हुए ताना मारती है, कल तुम खुद यमीना से पूछ रहे थे कि क्या तुम टावर अकेले 4H सकते हो और आज बराबरी की बातें कर रहे हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है। लाइट हकलाने लगता है और अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, जबकि बैन और रुटेल बस शांति से इस लड़-ढाई को देख रहे होते हैं। बैन मेज पर सिर रखकर सोचता है कि कल की प्लानिंग के बारे में बात करने का उसका सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। उसे अब समझ आ रहा था कि यमीना ने उसे ही रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुना। लाइट का प्राइड बहुत ज्यादा है। युन हद से ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जो पक्का दुश्मन बनाएगी। और रुटेल अच्छी तो है, पर उसमें लीडरशिप वाली बात नहीं है। आखिरकार बैन अपनी चुप्पी तोड़ डालता है और हाथ उठाकर कहता है, जरूरी नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव वही हो जो सबसे ताकतवर हो। युन सवाल करती है कि ऐसा क्यों। बैन समझाता है कि अगर सबसे ताकतवर इंसान लीडर बनेगा तो वो सारे फैसले अपनी मर्जी से लेगा, जिससे ग्रुप एकजुट होने के बजाय बिखर जाएगा। एक लीडर वो होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले और सबके लिए सही फैसले ले। युन मेज से उठती है और कहती है कि चूंकि टीचर ने उसे अपॉइंट किया है तो वो उसे लीडर के तौर पर स्वीकार करती है। बैन उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी युन का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो बैन के करीब आकर कहती है, सच तो ये है बैन कि मैं सिर्फ तुम्हें ही लीड करना चाहती हूं। बैन सन्न रह जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है। टीचर गुस्से के पीक पर था और उसने पूछा कि क्या प्रोटोगोनिस्ट अभी भी अपनी क्लास का स्केड्यूल बदलना चाहता है। बैन एकदम बोर्ड दिख रहा था, जबकि लाइट डर के मारे कांप रहा था। तभी टीचर ने डिक्लेयर किया कि अगर उसे एक हफ्ते का प्रिपरेशन टाइम चाहिए तो उसे इसके बदले कुछ दांव पर लगाना होगा। टीचर गुस्से के पीक पर था और उसने पूछा कि क्या प्रोटोगोनिस्ट अभी भी अपनी क्लास का स्केड्यूल बदलना चाहता है। बैन एकदम बोर्ड दिख रहा था, जबकि लाइट डर के मारे कांप रहा था। तभी टीचर ने डिक्लेयर किया कि अगर उसे एक हफ्ते का प्रिपरेशन टाइम चाहिए तो उसे इसके बदले कुछ दांव पर लगाना होगा। रेगुलर एडमिशन वाले स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि एक हफ्ता मांगना तो बस हार को टालने का एक तरीका है। उन्हें पूरा यकीन था कि बैन की स्किल एकदम रॉक बॉटम पर है,
इसीलिए वो लड्ढाई से भाग रहा है। इसी बीच ऊपर की सीढ़ियों पर बैठी हैट वाली एक लड्ढेचकी चुपचाप इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी। बैन ने ठंडे दिमाग से सोचा कि ये असिस्टेंट टीचर जानबूझकर उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसने टीचर की आंखों में देखते हुए कहा कि वह अपनी बात पर कायम है। अगर वो अगले हफ्ते हार गया तो वो न सिर्फ अपने सारे पॉइंट्स दे देगा, बल्कि यूनियन एकेडमी छौंदीहने के लिए भी तैयार है। यह सुनकर पूरी अरीना में सन्नाटा छा गया। लाइट और यून को यकीन नहीं हो रहा था कि बैन इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। टीचर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि अगले हफ्ते की फाइट अब एक ऑफिशियल ड्यूअल मानी जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, इसी बीच बैन लड़कियों के पास पहुंचा और पूछा कि उनके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं। तभी उसे यून की कमी महसूस हुई। वह लड़की दुश्मन क्लास के सामने खड़ी होकर कह रही थी कि अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के उलट वह कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। उसने चुनौती दी कि क्या वे स्पेशल एडमिशन के एक इंफीरियर स्टूडेंट की स्किल देखने के लिए बेताब नहीं है। बैन समझ गया कि एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। युन ने अपने बाल बांधे और सबको ललकारा। अरीना के बीचों बीच खड़ी वह किसी भी विरोधी का इंतजार कर रही थी। बाकी स्टूडेंट्स उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे और टीचर गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। बैन ने उस लड़की पर अपनी स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर उसकी आंखें यून की ताकत का पूरा अंदाजा नहीं लगा पा रही थीं। उसे बस लड़की के चारों ओर एक डार्क ऑरा दिखाई दे रहा था। यह नामुमकिन था कि क्लास 1 के स्टूडेंट उसका वह भारी भरकम ऑरा महसूस न कर सके। तभी युन ने हाथ से इशारा करते हुए एरेक्टो को ललकारा कि वह उससे लड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बैन को ललकारा था। सबकी नजरें उस पत्थर जैसे दिखने वाले लड़के की तरफ मुड़ गईं। युन का चेहरा उस वक्त खौफनाक लग रहा था जब उसने कहा कि वह उसे कुचल देगी। एरेक्टो की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बैन ने फैसला किया कि वह दखल नहीं देगा।